गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैंने पढ़ा पिछले विगत क्लास में। यह बताया था कि इकोनॉमिक माने कितने सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। इन तीनों क्षेत्रकों का, तीनों सेक्टर्स का के बारे में वीडियो दिखा करके आप लोग आधा से अधिक, चूंकि 8th क्लास में मैंने ही पढ़ाया था इसको, इस चैप्टर को क्लास 8th में, जो 8th के बच्चे थे हमको याद है। तो बहुत सारे बच्चे तो वही यही बहुत कुछ जानकारी है सेक्टर्स के बारे में। आज जो मैं बता रहा हूँ बेटा, वह तीनों सेक्टरों को कंपेयर हमको करना है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों का कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के बाद जो हिस्टोरिकल चेंज आया है 100-150 वर्षों में, जो तीनों सेक्टरों में चेंज आया है, उस चेंज के बारे में भी हमको बताना है। तो अब आ जाइए। सबसे पहले कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। अब इन तीनों सेक्टर में हमको कंपेयर करना है। कौन चीज का कंपेयर करना बेटा? These sectors produce a very large number of goods and services। ये तीनों सेक्टर क्या कर रहा है? बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में, बड़ी माने क्योंकि वस्तु है तो बड़ी, गुड्स है तो उसकी मात्रा होगी, बड़ी मात्रा में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। और द 3 सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम। और तीनों सेक्टर में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और सेवा प्रदान करते हैं। Therefore, comparison can be done among these sectors on the basis of value of final goods and सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। फाइनल गुड्स, इसमें एक शब्द आया बेटा जो तुम लोगों को जानना है। फाइनल गुड्स माने क्या होता है बेटा? अंतिम वस्तु। अब अंतिम वस्तु क्या है, उसके लिए तुम्हारी किताब में भी आगे भी, जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं, मान लीजिए कच्चा लोहा है, जमीन के खोद करके निकालते हैं, और वह खोद करके, यदि माइंस तो वैसे गवर्नमेंट की होती है, लेकिन मान लो कि कोई माइंस खरीद लिया, वह बेच दिया है किसको? फैक्ट्री वाले को। अब फैक्ट्री वालों ने उसको प्रोसेसिंग करके उसको आयरन एंड स्टील में बदल दिया, और तब जो उसकी वैल्यू हुई, तब जो वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया स्टील या आयरन, या दोनों हो गया। जब आयरन तक रखता है तो आयरन हुआ, और यदि उसको फिर और प्रोसेसिंग करके यदि वह स्टील बना लेता है तो वह हो जाएगा फाइनल गुड्स, स्टील हो गया। तो स्टील की जो कीमत होगी वह कहलाएगा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। क्या कहलाएगा? स्टील की जो कीमत होगी वह होगा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वही उसकी। तो अंतिम वस्तु की जो कीमत होगी उसको हर जगह जोड़ा जाता है, और सर्विसेज भी जितने हैं उसके जो वैल्यू होते हैं उसको भी जोड़ा जाता है। और बीच की जितनी बातें हो गई वह इंटरमीडिएट गुड्स हैं। प्राइमरी और इंटरमीडिएट गुड्स को सबका वैल्यू उसमें छुपा हुआ है, इसीलिए एक ही बार अंतिम वैल्यू को जोड़ देते हैं। आगे बताते हैं, जीडीपी जो बताएंगे तो इसको बताएंगे। तो एक फाइनल गुड्स से, फाइनल गुड्स होता क्या चीज़ है, इसको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। जैसे गेहूं है, काट करके और उसको खलिहान में किसान क्या करता है? बिजनेसमैन को बेच देता है, या फ्लोर मिल वाले को बेच देता है। फ्लोर मिल वाला क्या करता है? बिजनेसमैन को बेच दिया। बिजनेसमैन क्या करता है? आटा बना करके वह किसको दे देता है?
बेकरी वाले को दे देता है। उससे क्या होता है, बिस्कुट बना करके बेचता है, तो 50 रुपये 60 रुपये केजी बेचता है। तो उसमें गेहूं का और जो भी इंटर बीच में संलग्न है वो तो सभी वैल्यू इसमें शामिल है। इसीलिए जो हमारा बिस्कुट बना, और बिस्कुट की जो कॉस्ट हुई, बिस्कुट हो गई फाइनल गुड्स, उसका जो कॉस्ट हुआ वह कॉस्ट तो सब में नीचे जुड़ा हुआ है। गेहूं का, चीनी का, जो भी है सारे इंटरमीडिएट गुड्स, तो उसको हम उस सब को नहीं जोड़ करके फाइनल गुड्स जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसके फाइनल गुड्स के वैल्यू को हम जोड़ते हैं हर जगह। अब कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की वस्तु है बेटा, सभी सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स थे, है ना, सर्विस सेक्टर में तो वस्तु नहीं आएगी, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स हैं उसमें जो वेरियस गुड्स हैं, उन सभी गुड्स के को हम कैसे काउंट करते हैं। बहुत असंभव सा लग रहा होगा कि उन सारी वस्तुओं को कैसे गिनते हैं, फिर सब उसके तब उसको जोड़ते ऐड करते हैं, यह तो बहुत दुरूह काम है। देखो बेटा, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों ने बहुत बढ़िया से ऐसा फार्मूला निकाला है, ऐसी विधि निकाल ली है जो सारी चीज़ों को आसानी से गिना जा सकता है। और कैसे गिनते हैं, कैसे उसको काउंट करते हैं, वो आगे तुम समझने की कोशिश करो। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। सभी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग जानते हैं, टोटल प्रोडक्शन को क्या करते हैं, हाउ डू वी काउंट, कैसे हम लोग काउंट करते हैं द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, एंड नो, जानते हैं द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, और प्रत्येक सेक्टर के प्रोडक्शन को हम लोग कैसे जानते हैं। यह नीचे समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, और तब तुमको एक फाइनल चीज बताएंगे, वो बताएंगे जीडीपी। तो जीडीपी अब क्या है बेटा, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। अब देखो बेटा कि एक चीज तुम इसको समझने की कोशिश करो कि जो फाइनल गुड्स है और सर्विसेज है किसी पर्टिकुलर ईयर में, देखो बेटा यहाँ ईयर कैसे चलता है सो तो मालूम है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके, मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है तो वह चलेगा 31 मार्च 2021 तक। यह जो पीरियड होगा यह कहलाएगा एक वन फाइनेंशियल ईयर, यह पर्टिकुलर ईयर कहलाएगा। सबको समझ में बात आ गई बेटा? यह नहीं जनवरी से जनवरी, क्या होगा, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है भारत में और 31 मार्च को जाके समाप्त हो जाता है। तो पर्टिकुलर ईयर में जो जितने भी फाइनल गुड्स हैं और सर्विसेज हैं प्रत्येक सेक्टर का, सर्विसेज मतलब थर्ड सेक्टर में होगा, गुड्स होगा फर्स्ट और सेकंड सेक्टर में होगा, तो उसको क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन को हम ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो हर हालत में उसके लिखा हुआ है वैल्यू, वैल्यू माने मूल्य। मान लीजिए तुम्हारे पास कितना गेहूं उपजा या कितना हुआ एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होता है, तो उसको तो कॉस्ट में जब तक वैल्यू में नहीं बदलेंगे तब तक कैसे पता लगेगा, तो उसको वैल्यू में, फाइनल गुड्स को। अब देखो एक चीज पहले समझाए हैं कि जैसे कोई किसान है और किसान गेहूं उगा लेता है, तो गेहूं उगा लेता है तो इसका मतलब गेहूं खा जाएगा तो उसकी तो वैल्यू वहाँ खत्म होगी, उसको तो ऐड नहीं करेंगे। अब वो क्या करते हैं, अब उस गेहूं को किसान 10 वह गेहूं बेच दिया, बेच देता है बेकरी वाले को, बेकरी वाले और उसको गेहूं को क्या करता है, आटा बना करके और वो अपना चीनी मिला करके दूसरी चीज मिला करके वो बेचता है 60 रुपये केजी। समझ रहे हैं ना? तो 60 रुपये केजी बेचता है
तो 60 रुपये केजी में बहुत सारी चीज शामिल है ना, चीनी मिला दिया, आटा मिला दिया, 10 रुपये गेहूं खरीदा था, उसका पीसने के बाद 3 रुपये केजी और लग गया आटा बनाने में, और फिर उधर से दूसरी चीज और तेल की जरूरत हो गई, चाहे घी की जरूरत हो गई। तो फिर सब कुछ मिल के उसका 60 रुपये हुआ है। लेकिन गेहूं का तो वैल्यू उसमें मिला हुआ है ना, तो यह सब सेकेंडरी, प्राइमरी गुड्स और सेकेंडरी गुड्स को नहीं शामिल करते हैं वैल्यू को। एक ही बार जो फाइनल गुड्स हुआ, बिस्कुट बना, उस बिस्कुट का वैल्यू जो हो गया वो 60 रुपीज पर केजी हुआ, तो 60 रुपीज जोड़ना शुरू करेंगे फाइनल गुड्स को, वैल्यू को। और इसी तरह सर्विसेज है, तो जितने भी सर्विसेज हैं उसके वैल्यू को ऐड करते हैं। तो अब देखो, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन, सम ऑफ द प्रोडक्शन माने जितने भी प्रोडक्शन है उसका सम इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम ऑफ द कंट्री, उसको हम क्या करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यदि सामान्य रूप से एक लाइन में दिमाग में रखने की बात होगी तो कहेंगे जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a year. GDP is the total value of goods and services produced in a country. अब आगे चलते हैं। Only the final value of a product or service is taken into account to avoid the double counting. अब कहता है गुड्स और सर्विस जो फाइनल वैल्यू है उसको हम लेते हैं, और डबल जो कोई बात काउंटिंग करते हैं उसको हम अवॉइड करते हैं। वो कैसे करते हैं, जिसको मैंने पिछले हालांकि बताया था, इसको आगे स्लाइड में लिया है। देखो, सपोज अ फार्मर सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8, 8 रुपये पर केजी के हिसाब से कोई फार्मर किसको, एक आटा मिल वाले को दे देता है। कौन चीज दे देता है, गेहूं दे देता है। आटा मिल वाला कहता है सेल्स इट टू ए बेकर ऑफ ₹10, और उसको गेहूं को आटा बना करके और जो फ्लोर मिल है वाला है वह बेकरी वाले को दे देता है, बेकर को दे देता है। देन बेकर आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अ ब्रेड सेल्स टू अ कंज्यूमर फॉर ₹20, और उसको क्या करता है, वह ब्रेड में कन्वर्ट करके बेकर और हम लोगों तक, कंज्यूमर तक वह 20 रुपये पर केजी में पहुंचाता है ब्रेड बना करके। तो हम लोग इसको कितने वैल्यू को काउंट करेंगे, कितने रुपए को काउंट करेंगे, ओनली 20 रुपीज होगा काउंट, क्योंकि फाइनल गुड्स यहाँ हो गया क्या, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बिस्कुट का 60 रुपये पर केजी, यहाँ मान लीजिए ब्रेड है तो ब्रेड का 20 रुपये पर केजी होगा, तो फाइनल गुड्स की कीमत जो है वह 20 रुपीज हुई, और 20 रुपीज को ही हम हर जगह काउंट करेंगे, यह फाइनल गुड्स हमारा है। न कि क्या करेंगे, 8 रुपये में आटा गेहूं बेचा, फिर 10 रुपये में फिर उस गेहूं को पीस करके 10 रुपया आटा बना लिया मिल मालिक, फ्लोर मिल वाला, और फिर 20 रुपये वह बेचा, था उस कुल मिला के 38 हो गया। तो 38 रुपीज हम काउंट नहीं करेंगे, इसको ध्यान रखना है, नहीं तो सारा हिसाब किताब देश का गड़बड़ा जाएगा। हमको काउंट करना है कितना, 20 रुपीज ही काउंट करना है। अब देखो बेटा, अब आगे आते हैं। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स ईच एज व्हीट एंड the wheat flour in previous example are intermediate goods.
अब देखो इसको क्या कहते हैं, इन वस्तुओं को हम क्यों नहीं काउंट करते हैं, अब क्यों नहीं काउंट करते हैं, यह इंटरमीडिएट गुड्स है, यह सब क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट। मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि खान से, माइंस से क्या निकालते हैं, आयरन ओर निकालते हैं। आयरन ओर को फाइनल गुड उसमें क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और तब हमको मिल जाता है क्या, स्टील मिल जाता है। स्टील हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, और इसके बीच जो भी वैल्यू के, तो स्टील का जो वैल्यू हुआ वो उसी से स्टील के वैल्यू में आयरन ओर खरीदा था, उसको प्रोसेसिंग करने में जो खर्च आया सब उसमें शामिल है, तो उसका हम नहीं लगाते हैं कुछ कहीं वैल्यू, वो कहलाता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स and services. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. देखो बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या करता है, फाइनल गुड्स के लिए, फाइनल गुड्स पैदा करने में क्या करता है, बिना इंटरमीडिएट गुड्स का फाइनल गुड्स हम फिनिश प्रोडक्ट तैयार ही हमारा नहीं होगा। लेकिन हर हालत में इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू फाइनल गुड्स में जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर जगह हम जहां कहीं भी इसमें आगे हम चर्चा करेंगे तो हर जगह हम कहते रहते हैं फाइनल गुड्स की चर्चा करेंगे। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स। जितने भी थे, गेहूं प्लस आटा वाला, आटा जो मिल मालिक था, इस सब का वैल्यू फाइनल गुड्स में जुड़ा हुआ है, इसीलिए जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको शामिल नहीं करते हैं। सबको समझ आ रही है बेटा? यस हेलो, सर। यस सर। यस सर। अब देखो, यस सर। यस सर। अब देखो इसमें जो अपना सेक्टर है, फर्स्ट क्या नाम है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टरों में हिस्टोरिकल चेंज, ऐतिहासिक बदलाव कैसे आया है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, है ना, 100 साल पहले यदि पीछे की का तुम डेटा देखोगे तो उस डेटा में लगेगा कि जो प्राइमरी सेक्टर याद करो कि कौन कौन सा वर्क होता है उसमें, डायरेक्ट जो निकालना, उस पर बहुत सारी जनसंख्या भी लगी हुई थी, और देश का जो जीडीपी है उस जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से था। बाद में क्या हो गया, या इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो सबसे टॉप पर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, वह है टर्सरी सेक्टर। पहले प्राइमरी सेक्टर में था, इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर उससे महत्वपूर्ण हुआ, और आजकल सबसे महत्वपूर्ण हो गया है टर्सरी सेक्टर। अब देखो ये क्या है, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर में, एट ए इनिशियल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी देश का जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता था प्राइमरी सेक्टर का, इनिशियली मैंने आरंभिक समय में। ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड मेथड ऑफ द फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रॉस्परस। क्या हुआ, जब साइंस और तुम अपने जान रहे हो इस बात को, एग्रीकल्चर में पढ़ाया था कि भाई टेक्नोलॉजी जब बढ़ा, फार्मिंग का मेथड जब चेंज, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट बढ़ा,
हाँ, का इन्वेंशन हुआ, डिफरेंट मशीन हुए हैं, टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो यह सेक्टर प्रोस्परस हुआ है। तो प्रोस्परस हुआ है तो लोग क्या है, प्रोड्यूस्ड विथ मोर फूड देन बिफोर द लीड्स ऑफ टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स एंड अदर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स। देखो बेटा, मैं एक चीज जो इसमें लिखा है तुम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ा, एक साथ एग्रीकल्चर में बहुत सारे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे पेस्टिसाइड है, एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, इंसेक्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा। पहले के अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ है, बहुत सारे लोग, ट्रेडर्स, व्यापारियों की संख्या बढ़ गई। दूसरे तरह के सर्विस है, उसको गोडाउन बनाएगा, वहाँ मजदूर चाहिए, वहाँ भी सर्विस वाले लोग चाहिए, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएगा, उसके लिए सर्विसेज बढ़ा। तो एक सेक्टर के डेवलपमेंट होने से अपने आप दूसरा सेक्टर क्या हो रहा है, दूसरा सेक्टर में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और जब जिसी अनुपात में मान लीजिए फर्स्ट सेक्टर बढ़ा, उसी अनुपात में नहीं, तो स्वाभाविक बात है दूसरे सेक्टर का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे फर्स्ट कॉटन का प्रोडक्शन अधिक हो गया, ऑलरेडी जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा, वहां पर रॉ मटेरियल अधिक फैक्ट्री के लिए मिलना शुरू हो जाता है। तो हम कहना यह चाहते हैं कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से इंटरलिंक्ड है, वह डिपेंडेंट है। यदि एक सेक्टर में यदि वह ढीला पड़ा या उसका प्रोडक्शन नीचे हो गया, तो उसका प्रभाव दूसरे यानी तीनों सेक्टर पर पड़ता है। तो कहते हैं, अब तो अब आ गया और देखो, कहता ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड स्पेशली because a new method of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Secondary sector gradually became the most important into initial production and employment. अब देखो बेटा, जब पहले प्राइमरी सेक्टर था और उधर टेक्नोलॉजी बढ़ने से सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने लगा, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो गया, बहुत सारे लोग उसमें काम करने लगे, बहुत सारे प्रोडक्शन, बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो स्वाभाविक बात है, जो सेकेंडरी सेक्शन का इंपॉर्टेंस पहले कम था, अब उसका इंपॉर्टेंस और उसका शेयर देश के जीडीपी में बढ़ा। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में था, इसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगा और सेकेंडरी सेक्टर बहुत अधिक योगदान करने लगा। और एक ऐसा समय आया, और एक ऐसा समय आया जो टर्सरी सेक्टर सबसे वर्तमान समय में सबसे प्रमुख टर्सरी सेक्टर हो गया है। टर्सरी सेक्टर इसलिए हो गया है कि तुमने देखा होगा कि जब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, अब टर्सरी सेक्टर में क्या क्या आता है, किसान क्या करेगा, किसान को खाद चाहिए समय पर, बीज चाहिए, उसको बीमा कंपनी वाले की जरूरत है। तो ये जितने इसकी संख्या क्या हो गई, बड़ी तेजी से बहुत सारे लोग उसमें जाके काम करने लगे, बीमा कंपनी में काम करने लगे। पहले एक भी आदमी काम नहीं करता था, हाँ, इंश्योरेंस होता ही नहीं था, अब बड़ी संख्या में इंश्योरेंस की तरफ होने लगेंगे। बैंक बहुत पहले कम थे, अब गांव के छोटे स्तर पर जो बड़े नेशनलाइज बैंक है उसकी शाखाएं, ग्रामीण बैंक की सहायता से उसको पैसा, अब गांव में बैंक खोलने की बात चल रही है। जो छोटे छोटे गांव है वहां भी सरकार की प्लानिंग है, वहाँ तो लोग क्या करेंगे, वहां सर्विस देने वाले की संख्या बढ़ेगी। जो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हुआ एक जगह से दूसरी जगह उन वस्तुओं को भेजने के लिए जो लोग सेकेंडरी सेक्टर है
उसका डेवलपमेंट, उसमें सर्विस करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो हर जगह और क्या, आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें लोगों की संख्या बढ़ रही है, काम करने वालों की। तो सभी क्षेत्रों में प्राइमरी सेक्टर के डेवलप होने से, सेकेंडरी सेक्टर के डेवलप होने से टर्सरी सेक्टर अपने आप बड़ी तेजी से उसमें घूम आया है। जो स्थिति पहले प्राइमरी सेक्टर की थी, आजकल टर्सरी सेक्टर की हो गई है। अब प्राइमरी सेक्टर का जितना कंट्रीब्यूशन था, जिस टाइप के उसमें था, वह अब प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर उसका भी जगह लेते जा रहा है। दिन प्रतिदिन टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ता चला जा रहा है।